आज हम लोग मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स, और उसके बाद फिर 3D। कि जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो मैथ्स में ये जो हमारा चैप्टर है वेक्टर्स, आप लोगों ने पहले फिजिक्स में भी वेक्टर्स के बारे में पढ़ रखा है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे पढ़ा है वेक्टर्स के बारे में, वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल है यहाँ मैथमेटिक्स में भी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी चाहे वो फिजिक्स में यूज करे, मैथ्स में यूज करे, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो सब का सब यहाँ पे यूज होगा। तो फिजिक्स में आप लोगों ने वेक्टर्स में बहुत कुछ पढ़ा था। यहाँ पे उन सारे चीज़ों को पढ़ना ही है, साथ में कुछ 2-3 न्यू पॉइंट्स है। वो कौन कौन से पॉइंट्स है? अभी यहाँ पे आप लोग जो कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पढ़िएगा उसमें पहला नंबर एक है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, है ना, एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 4 पॉइंट है जो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सिमिलर ही है। जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में हम लोग दिखाते हैं रिजॉल्व करके। सब कुछ है यहाँ पे, बस ये कुछ 4 पॉइंट डिफरेंट है और मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी पे आता है। तो हम लोग थोड़ा रिवीजन करना शुरू कर लेते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी का था पहले जो पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। बिना वेक्टर के फिजिक्स तो इनकम्प्लीट ही है। तो वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा मैथमेटिकल अप्रोच और बहुत बार ग्राफिकल अप्रोच भी लेते थे। तो जब ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं हम लोग को, तो उसके लिए हम लोग को एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया और फिर वहां से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जब भी हम लोग ग्राफिकल अप्रोच लेंगे तो वेक्टर्स को हम लोग ऐसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर्स को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी कि 3 पार्ट होता है वेक्टर में। एक टेल होता है, ये लेंथ होता है और ये एरो होता है ना। यानी किसी वेक्टर में ऐसे 3 पार्ट होगा। इसका टेल बताएगा कि वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी इनिशियल पोजीशन, है ना। और ये एरो जो है, ये हेड, सॉरी इसको हम लोग हेड बोलेंगे, जिसमें एरो लगा हुआ है, ये डायरेक्शन बताता है, यानी ये इनिशियल पॉइंट बताएगा, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पोजीशन, ये बताएगा डायरेक्शन। और लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका ज़्यादा लेंथ होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका कम लेंथ होगा। और एक चीज़ और जरा देखिएगा कि जब हम लोग 2 वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालते थे या फिर रिजल्टेंट निकालते थे तो वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं। और जब कभी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब कि मैंने आप लोग को बताया था कि सपोज करो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमको वेक्टर ए प्लस बी निकालना है ना। तो जब कभी भी हम लोग वेक्टर का ऐसे एडिशन निकालते थे या वेक्टर का ऐसे सब्ट्रैक्शन निकालते थे, ए माइनस बी कुछ भी निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे? एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते थे। मतलब कि अगर हमको ए प्लस बी निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक वेक्टर को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। मान लो ये बी है, बी को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, है ना, ये बी आ गया। अब ए प्लस बी, ए से लेकर के बी तक जाएंगे ऐसे, ये ए से लेकर बी तक आया, यानी ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। इसमें आप लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन एंड पॉलिनोमियल लॉ ऑफ एडिशन। ये 3 लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा था वेक्टर में।
सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। तो आप एक चीज जरा ध्यान दो, कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे या वेक्टर्स का एडिशन निकालेंगे, तो ग्राफिकली हम लोग कैसे एडिशन निकालेंगे, हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके एक के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। मतलब सपोज करो कि हमारे पास एक इस तरीके से रफ डायग्राम है, सपोज है, तो मान लिया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। आपको बोला गया कि ए प्लस बी प्लस सी बताइए, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो जब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बताना है तो क्या करना है, इसमें यही रिजल्टेंट ही है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बोलो या फिर इसी को बोलो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, यानी ए बी सी का रिजल्टेंट ही है। यानी कि अगर तीनों का रिजल्टेंट बताना है मतलब ए प्लस बी प्लस सी ही बताना है। तो हम लोग क्या करते थे कि किसी एक वेक्टर को हमने ऐसे ले लिया रेफरेंस के लिए, समझ लो कि हम ये वेक्टर ए ले लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, सब दूसरे वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करके एक का टेल दूसरे के हेड पे रखेंगे। बी को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, बी को पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया बी। उसके बाद सी को पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे कर दिए, ये आ गया सी, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा वेक्टर आएगा। इसे रफ डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसमें क्या था, एक चीज और जरा ध्यान देखिए, जब हम लोग ऐसे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है ना। और दो वेक्टर के बीच में एंगल भी चेंज नहीं होता है। ये जो एंगल ऑफ वेक्टर्स होता है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने एंगल ऑफ वेक्टर्स के बारे में, कि या तो टेल टेल के बीच का एंगल होगा उसी को एंगल ऑफ वेक्टर बोलेंगे, या फिर अगर हेड हेड के बीच में जो एंगल है वही एंगल ऑफ वेक्टर है। अब सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच में 120 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एंगल टेल टेल या हेड हेड ना। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा मान लो पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वाला एंगल कहलाएगा दोनों के बीच का। अगर हेड और टेल के बीच में एंगल है तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, 180 में से उसको माइनस करके, और टेल टेल के बीच का एंगल और हेड हेड के बीच का एंगल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहलाता है। इस चीज का आपको आगे जरूरत पड़ेगा। दूसरा बात है इसमें कि अगर किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है। अगर सपोज करो कि इधर कोई वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, लेंथ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन उल्टा हो जाता है ना, डायरेक्शन इधर उल्टा हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो इन गिवन डायरेक्शन। तो एक्स वाई जेड जो अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, उस तीनों कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर हमें पहले से पता है। पॉजिटिव एक्स के लिए आई कैप, पॉजिटिव वाई के लिए जे कैप एंड पॉजिटिव जेड के लिए के कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई, माइनस जे नेगेटिव वाई के लिए और माइनस के कैप नेगेटिव जेड के लिए। पहले से हम लोग को यूनिट वेक्टर पता है ना। और अगर किसी भी डायरेक्शन में हम लोग को वेक्टर दिखाना है, सपोज करो कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर, तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि वेक्टर ऑफ 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, सपोज करो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो कैसा लिखेंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, एक्स का आई है और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, 5i, यानी कि दिस इज 5i कैप। ये हो गया, यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग को वेक्टर दिखाना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा 5i। ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है a, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसमें कहता है कि राइट अ वेक्टर ऑफ 10
वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि हमें कोई वेक्टर 10 यूनिट का बताना है किस डायरेक्शन में, जिधर ए का डायरेक्शन है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग को वेक्टर बताना है तो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल ले और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो अपना रिक्वायर्ड हो जाएगा वेक्टर। तो हम लोग ए कैप निकाल लेंगे। ए कैप का कितना आ जाएगा, 2i 3j 4k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड है ना, कितना आएगा 2i 3j 4k डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कितना आता है ये 4 9 16 2i 3j 4k कितना आ गया ये 4 9 16 यानी कि 29 आ गया, ये रूट 29, ये ए कैप आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है अपने पास, रिक्वायर्ड वेक्टर है दिस इज इक्वल टू 10 ए कैप, यानी दिस इज 10 अपॉन रूट 29 2i 3j 4k, ये अपने पास रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक, ओके। और इसमें एक बात आप जरा ध्यान रखिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है दो वेक्टर का, दोनों के बीच में आता है ना। सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, मान लो कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा बिटवीन ए एंड बी आएगा, विल बी बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के ही बीच में रहेगा। तो सपोज करो कि ऐसे कुछ रिजल्टेंट आ गया, और यही रिजल्टेंट क्या कहेंगे हम लोग, ए प्लस बी को भी कहेंगे, है ना। जो ए प्लस बी आएगा वही ना रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान दो कि जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट उसके नजदीक में होता है, और जो वेक्टर छोटा होता है रिजल्टेंट उससे दूर में होता है। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देखिए वेक्टर ए बड़ा है और वेक्टर बी छोटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो ए के ज्यादा नजदीक में आएगा, है ना, और दूर से दूरी पे आएगा। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो बड़े वेक्टर के नजदीक रहता है और छोटे वेक्टर से दूर में रहता है। इतना बात ध्यान रखिए। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, एक बात जरा ध्यान रखो कि ये जो वेक्टर आया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर जो आया ए प्लस बी, इसके बीच में आया, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता तो ये बीच में आता है, यानी कि इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब सपोज कीजिए कि आप एक इधर 10 न्यूटन का ले लिए और एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स ले लिए, दोनों सेम है, जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो कि दोनों के बीच में सपोज करो कि 60 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बताओ, 10 स्क्वायर क्या पड़ा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट, यही रिजल्टेंट आता है ना। तो 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना cos 60 डिग्री, कितना आ जाएगा ये देखिए 10 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर cos 60 1/2, यानी कि दिस इज 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कितना आ गया 10√3, ये रिजल्टेंट आ गया। अब जरा सपोज करो कि ये है डेल्टा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, tan डेल्टा, क्या फॉर्मूला था अपने पास, tan डेल्टा, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, ये मान लो रिजल्टेंट है और ये डेल्टा है, तो tan डेल्टा कैसे निकालते थे, बी साइन थीटा
है ना, a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे निकाला जाता था। तो अगर उस हिसाब से निकाला जाए तो इनके बीच का हम लोग जो भी डेल्टा निकालेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। जब दो वेक्टर सेम है तो रिजल्टेंट उसके बीच में आएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो रिजल्टेंट उसके नजदीक में होगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि बोलता है कि इसमें हम लोग को ऐसा वेक्टर बताना है जो एंगल बाइसेक्टर की तरफ हो, है ना। तो कहने का मतलब कि सपोज करो आपको ऐसे दे दिया कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, सपोज करो कि इस तरीके से 2i प्लस 3j, और कोई वेक्टर बी है 3i प्लस 4j। अब क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट along the angle bisector of vector A and vector B। मतलब कि अब हमको 5 यूनिट का कोई वेक्टर बताना है जो कि A और B का क्या है, एंगल बाइसेक्टर में हो। मतलब कि सपोज कीजिए ये वेक्टर A है, मान लो कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। अब हम लोग को कोई ऐसा वेक्टर बताना है जो कि इनके बीचों बीच लाई करता है और जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का है। तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग को किसी डायरेक्शन में वेक्टर को दिखाना है तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो अगर आप सपोज कीजिए कि ए और बी है, अगर आप ए बी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी के बीच में आएगा, इन बिटवीन रहेगा। लेकिन ये दोनों वेक्टर तो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है, इस वजह से जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल इसके बीचों बीच नहीं आएगा, है ना। एक ऐसा भी हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि सपोज करो कि ए और वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब हम लोग को क्या दिखाना है, 5 यूनिट का वेक्टर दिखाना है जो कि इसके एंगल बाइसेक्टर में लाई करता हो। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है कि चलो ए और बी का रिजल्टेंट निकाल देते हैं, और रिजल्टेंट निकालने के बाद हम उसका उस रिजल्टेंट का एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, और उस यूनिट वेक्टर को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ए और बी के बीच में आएगा। लेकिन बीच में वो कब आता है बीचों बीच, बिल्कुल जब ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपना काम नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है कि इधर देखिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट तो बीचों बीच नहीं आएगा, अब रिजल्टेंट बीचों बीच नहीं आएगा तो हम लोग रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर लेकर के 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे और वेक्टर बी के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यानी कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर ले लिया और वेक्टर बी के डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब बताइए, ये दोनों यूनिट वेक्टर है और दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। अब इन दोनों यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब इन दोनों यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो अब ये जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब कि ए का यूनिट वेक्टर लिया, बी का यूनिट वेक्टर लिया। अब दोनों यूनिट वेक्टर है यानी मैग्नीट्यूड 1 है, और इन दोनों का आप जो रिजल्टेंट निकालेंगे कौन सा, ए प्लस बी, तो ये किधर आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। और अब इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उसको जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना एक रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जो कि इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया प्रोसेस? फिर से समझिए,
दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, और कहता है कि एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का हो और वो एंगल बाइसेक्टर में हो, ए और बी के एंगल बाइसेक्टर यानी कि बीचों बीच है। ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रिजल्टेंट बीचों बीच आए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है एंगल बाइसेक्टर में, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो एंगल बाइसेक्टर में नहीं आएगा रिजल्टेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और बी का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, ठीक। तो अभी हम लोग एक ए का यूनिट वेक्टर ले लेंगे और एक बी का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। अब ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर ही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल इसके बीचों बीच ही आएगा, है ना। ये रिजल्टेंट हम लोग ले रहे इस यूनिट वेक्टर का, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब ये रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, और जब इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो कि इनके एंगल बाइसेक्टर में आता, और यही प्रोसेस हम लोग निकाल देंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं जरा। तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, इसमें पहले हम लोग को ए वेक्टर निकालना चाहिए, ए कैप। ए कैप कितना आ जाएगा, 2i प्लस 3j अपॉन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि दिस इज 2i प्लस 3j 4 और 9 रूट 13। उसी तरीके से हम लोग बी कैप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये 3i प्लस 4j डिवाइड बाई कितना 9 प्लस 16, यानी कि 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई कितना 5, ये हो जाएगा बी। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए बी रिजल्टेंट आर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। कितना आएगा ये आएगा 2i प्लस यानी कि ए कैप बी कैप, यानी दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j रूट 13 प्लस 3i प्लस 4j अपॉन 5, ये हमने r निकाल दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके r कैप निकालेंगे, और फिर जब इस r कैप को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने रैंडमली ऐसे वैल्यू ले लिया, इस वजह से कुछ ऐसा रूट में आ गया, तो इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को ऐसा वैल्यू दिया रहेगा कि वो सीधा सीधा सॉल्व हो जाए। इस प्रोसेस को आप समझिए कि जब दो वेक्टर है और दो वेक्टर से बोला गया कि हमें एक थर्ड वेक्टर बताना है जो कि उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करे, तो क्या करना चाहिए, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, और फिर उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकाल दो और उस यूनिट वेक्टर को रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे और उस यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के बीच में आएगा, और फिर उस रिजल्टेंट का हम लोग फिर से यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ओके, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी में एक और अलग टाइप से भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, बोलता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये सपोज कीजिए कि इंटरनल एंगल है, ये वेक्टर ए का ये वाला एंगल है, मान लेते हैं इंटरनल है, और सपोज करो कि ये वाला एक्सटर्नल है। तो अभी क्वेश्चन बोला गया कि हम लोग को रिजल्टेंट बताना है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में लाई करे। तो उसका प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया कि अगर हम लोग को ऐसा वेक्टर बताना है ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, मैंने बोल दिया कि 10 यूनिट का बताइए जो ए और बी के बीच में लाई करता हो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में, तो क्या करना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है यूनिट वेक्टर का, वो बीच में आएगा, फिर वो जो रिजल्टेंट आया उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा।
अब बोला कि हम लोग को एक ऐसा वेक्टर चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए ये एंगल अल्फा है। अब मैंने बोल दिया कि हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि राइट अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट ओके बाइसेक्टिंग एंगल अल्फा। अगर मैंने बोला था कि राइट अ वेक्टर ऑफ 10 यूनिट बाइसेक्टिंग एंगल थीटा, तो उसका तो प्रोसेस बता दिया। अगर 10 यूनिट बाइसेक्टिंग एंगल अल्फा को बाइसेक्ट करने वाला हम लोग को वेक्टर चाहिए था। मान लो कि ऐसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक कोई रिक्वायर्ड वेक्टर है v, जिसका यूनिट है कितना 10 का है, जो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एंगल अगर आपको पूछा बाइसेक्ट करने के लिए तो सेम प्रोसेस है। क्या करना है इसमें कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आपको बोला गया कि हम लोग को इधर की तरफ निकालना है, ये वाला एंगल बाइसेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि आप वेक्टर माइनस ए वेक्टर ले लीजिए, है ना। यानी कि माइनस ए वेक्टर क्या होगा, जब इस वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। ये माइनस ए वेक्टर ले लिया। अब माइनस ए वेक्टर सपोज करो कि हम इसको ए डैश नाम देते हैं, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अब क्या करने का, वही प्रोसेस है, ये ए डैश वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इधर आप एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, नहीं तो फिर ए का यूनिट वेक्टर निकाल करके उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए डैश का एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और फिर बी का एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और इसका एक रिजल्टेंट निकाल लीजिए, है ना। और इस रिजल्टेंट का फिर से यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर उसको जब यूनिट वेक्टर निकाल लिया तो क्या होगा, इन दोनों को बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। और जब बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा तो ये हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट करता हो। तो आपको यही प्रोसेस ध्यान में रखना है। तो यूनिट वेक्टर के यहाँ पे बहुत सा यूज है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए बात। अब इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, एक लाइन में है तो कॉलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में है तो पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन सेम होगा तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा, है ना। और इसमें था को टर्मिनल वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर। एक आएगा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे हम लोग जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, है ना। मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, सब एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो ये को इनिशियल वेक्टर कहलाएगा। को टर्मिनल वेक्टर किसको बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे जब सारे वेक्टर्स एक जगह पे एंड हो। ठीक, सारे वेक्टर्स एक जगह पे एंड हो रहा है एक ही पॉइंट पे जाकर के, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा को टर्मिनल वेक्टर। बाकी आपको तो पता ही है, एंटी पैरेलल वेक्टर, नॉन कॉलिनियर वेक्टर, ये सब जो सेम हमने पढ़ा था फिजिक्स में एज इट इज है। तो ये एक दो पॉइंट था, को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर। इसमें एक और हमारे पास आता है टर्म पोजीशन वेक्टर, है ना। एक इसमें टर्म आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। मतलब कि सपोज कीजिए कि हम ऐसे, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक, यानी ओरिजिन है, यानी कि यही इसी पॉइंट के रेफरेंस में सब कुछ का कैलकुलेशन किया जा रहा है, यानी ये ओरिजिन है। तो और ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, ये ओरिजिन है। अब इस पॉइंट P को ओरिजिन से रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर पॉइंट P को ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ओरिजिन से P तक जाने के लिए ये वेक्टर चाहिए।
तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। यानी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट को या किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो अगर सपोज करो कि मान लो ये P है, ये P का कोऑर्डिनेट है, सपोज कीजिए मान लो कि P का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं A, B, C। तो ये पोजीशन वेक्टर जो होगा OP, ये कितना हो जाएगा, AI BJ CK, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना। OP यानी कि O से लेकर के P तक, इसको हम लोग बोलेंगे AI BJ CK। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान देना वहां पे कि वेक्टर जो टर्म यूज हुआ है वो पोजीशन वेक्टर लिख करके यूज हुआ है या ओनली वेक्टर लिख करके यूज हुआ है। अगर पोजीशन वेक्टर लिख करके यूज हुआ है और वेक्टर लिख करके यूज हुआ है क्वेश्चन में, मैंने बोल तो जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ वेक्टर ए, कहता है कि देयर इज अ वेक्टर ए 2i + 3j, एंड मैंने लिख दिया देयर इज अ पोजीशन वेक्टर ए 2i + 3j, है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये पोजीशन वेक्टर है 2i + 3j, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ये 2, 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है ऑरिजिन से, और ये 2i + 3j मतलब ये कैसा वेक्टर होगा, क्या होगा नहीं बता सकते। बस इतना जानेंगे कि ये जो भी वेक्टर है उसका x में 2 का कंपोनेंट है और y में 3 का कंपोनेंट है, लेकिन ये वेक्टर कहाँ पे है नहीं बता सकते। यहाँ से पता चल रहा है ये पोजीशन वेक्टर है तो ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है और 2 और 3 पे जाकर के रुका है, लेकिन ये कोई वेक्टर है 2i 3j, तो अब ये कोई वेक्टर है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। इसके लिए देखिए जरा, इस वेक्टर के लिए कहता है कि a है 2i + 3j है, तो अब इसके बारे में नहीं पता चल रहा है, ये कहीं से स्टार्ट होकर के x में 2 का आया होगा, y में 3 का आया होगा, तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ओके, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। अब ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है केवल हम लोग इस पॉइंट से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब ये पोजीशन वेक्टर लगा दिया तो इतना पता चल जाता है कि 0 से स्टार्ट हुआ, 2 और 3 पे एंड हुआ है। तो वेक्टर के बारे में आप ध्यान रखेंगे जरा कि पोजीशन वेक्टर लिख करके यूज हुआ है या नॉर्मल वेक्टर लिख करके यूज हुआ है। अगर पोजीशन वेक्टर लिख करके यूज हुआ है तो ही हम लोग इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक चीज और ये है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब हो गया। अब इसमें एक दो पॉइंट है कि अगर सपोज करो कि कोई वेक्टर ए बी लिखते हैं, वेक्टर ए बी, तो इसका मतलब हुआ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेकर के हम लोग बी तक जा रहे हैं, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए बी का मतलब कि ए से लेके बी तक, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब जैसे कि सपोज करो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सपोज करो दिया 2i + 3j, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे दिया सपोज करो कि 3i - 4j। तो वेक्टर ए बी क्या होगा, b - a, यानी कि 3i - 4j - 2i + 3j, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3 - 2i, है ना, -4 - 3, यानी कि दिस इज -7j। ये हो जाएगा ए बी। तो इतना ध्यान रखो कि जब हम लोग ऐसे ए बी वेक्टर लिखते हैं या बी सी वेक्टर लिखते हैं तो हम लोग ऐसे पोजीशन वेक्टर से माइनस करके लिख सकते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो। ठीक, अब इसमें एक दो पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखिए।
कि अगर सपोज करो कि इसमें ये भी हम लोगों ने पढ़ा था डिवीजन रूल, जो लाइन में जो डिवीजन रूल पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट है वो m/n के रेस्पेक्ट में किसी लाइन को रिजॉल्व कर रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यही ना। तो जैसे कि सपोज करो, मान लो कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है a, जिसको हम लोग OA रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए इस तरीके से है OA, और ये मान लो कोई पॉइंट है B, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग OB वेक्टर से। ठीक, मान लीजिए A और B को ऐसे ज्वाइन किया गया है। सपोज दैट A और B को ऐसे ज्वाइन किया गया है। सपोज कीजिए कि ये कोई पॉइंट है P, ये P क्या किया, इस AB को m/n के रेस्पेक्ट में, m/n के रेशियो में रिजॉल्व कर दिया। तो ये जो अपने पास वेक्टर आएगा OP, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये जो वेक्टर आएगा अपने पास OP वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर P, दैट इज इक्वल टू m इंटू OB n इंटू OA m प्लस n, अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो। और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो मतलब कि सपोज करो कि ये पोजीशन वेक्टर है A, इसको OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लो ये पोजीशन वेक्टर है B, जिसको OB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सपोज करो कोई पॉइंट P है। अब मान लो ये जो पॉइंट P है वो इस AB को ऐसे m/n एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर आएगा, ये OP वेक्टर या फिर जरूरत पड़ने पे R वेक्टर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? OP वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए, m इंटू OB माइनस n इंटू OA m माइनस n। ऐसे जैसे कि हम लोग की लाइन में पढ़ते थे, है ना, डिवीजन ऑफ लाइन में, उसी तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर। लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर है, 3 वेक्टर भी हो सकता है, 4 वेक्टर भी हो सकता है। अगर उन सारे वेक्टर्स के बीच में एक लीनियर रिलेशन बनाया जा सके तो हम लोग कहेंगे कि दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर लीनियर रिलेशन नहीं बनाया जा सके तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि if it is possible to make a linear relation between given vectors, if it is possible to make a linear relation between given vectors, then vectors can be said to be linearly dependent or otherwise linearly independent। तो इसको जरा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा। ये देखिए, जब हम लोग ये जो लीनियर रिलेशन बनाएंगे, मैंने बोला कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर है, अगर उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन बनाया जा सके तो हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। तो ये लीनियर रिलेशन हमें बनाना कैसे है? लीनियर रिलेशन हम लोग को बनाना है किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके, डिवीजन करके वेक्टर्स को, यानी किसी वेक्टर्स को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते या फिर किसी स्केलर से डिवाइड कर सकते, देन आफ्टर 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उसको हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से।
अब जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने एक वेक्टर लिया, सपोज करो वेक्टर ए ले लिया, दिस इज 2i प्लस 3j, और सपोज करो कि हमने कोई दूसरा वेक्टर लिया वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू 6i प्लस 9j। सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर लिया। अब एक चीज आप जरा गौर कीजिए कि हम इस वेक्टर बी को ऐसा 3 इंटू वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर ए, यानी कि इसके बीच में एक लिनियर रिलेशन बन रहा है ना। ये वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए का 3 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे क्या किया कि ए को हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो वेक्टर बी के बराबर हो गया, यानी बी और ए में एक ऐसा लिनियर रिलेशन हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी आपस में क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। जब भी हम लोग ऐसे दो वेक्टर के बीच में या दो या दो से ज्यादा वेक्टर के बीच में ऐसे हम लोग लिनियर रिलेशन बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। हाँ, वेक्टर को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, स्केलर से डिवाइड करा सकते हैं, और इस तरीके से दो अलग अलग वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, उनके बीच में एडिशन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, लेकिन कभी भी मल्टीप्लिकेशन करा करके ऐसे वेक्टर्स के बीच में लिनियर रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब जैसे कि देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने ले लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू सपोज करो कि 4j, ऐसा है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में आप कोई एक ऐसा लिनियर रिलेशन बना सकते हैं क्या, यानी कि या तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के टर्म में लिखें या वेक्टर बी को वेक्टर ए के टर्म में लिखें। लिनियर रिलेशन का मतलब ये भी होता है कि सपोज करो कि हमारे पास 3 वेक्टर है और किसी एक वेक्टर को बाकी अदर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके या किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके, तो उनके बीच में एक लिनियर डिपेंडेंसी आएगा, यानी वो लोग लिनियरली रिलेटेड रहेगा। और अगर नहीं लिख सकते तो नहीं आएगा। अब जरा देखिए, ए है 2i, बी है 4j। अब इन दोनों के बीच में ऐसा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके या किसी स्केलर से डिवाइड करके या कुछ एडिशन करके या कुछ सब्ट्रैक्शन करके ए और बीच में कोई रिलेशन बना सकते हैं क्या? हम लोग नहीं बना सकते, कुछ भी कर लो आप। तो यानी क्या हो जाएगा, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब अब जैसे कि सपोज करो कि वेक्टर ए रहता है 2i और मान लो वेक्टर बी रहता है सपोज करो कि -6i, तो यहाँ से एक दोनों के बीच में लिनियर रिलेशन बन सकता था। कैसे? हम लोग लिख सकते थे b इज इक्वल टू कितना, -3a अगर लिख देते तो हो जाता, यानी एक लिनियर रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में, तो ये लिनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। यहाँ पे लिनियर रिलेशन नहीं बन पा रहा है ना, तो ये क्या रहेगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जो भी हम लोग को लिनियर डिपेंडेंस या लिनियर इंडिपेंडेंट बताना है वो कैसे निकालना है कि एक लिनियर रिलेशन बन जाना चाहिए। और वो लिनियर रिलेशन कैसा बनना चाहिए, किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके और दो वेक्टर्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होकर के। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दो वेक्टर्स का नहीं चलेगा, ये बात ध्यान में रखना आप। तो इसको हम लोग लिनियर डिपेंडेंट कहते हैं। अब जैसे कि एक दो एग्जांपल और देख लिया जाए। दो वेक्टर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो वेक्टर के बीच में लिनियर डिपेंडेंट है, देखिए कि इफ टू वेक्टर A and B are linearly dependent, then vector A is equals to lambda into vector B, lambda some scalar, कोई स्केलर होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर A और B के बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके या कुछ स्केलर डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर ये सब पॉइंट याद रखिएगा, इसको जरूरत पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि सपोज करो कि लेट वी हैव वेक्टर्स ए बी एंड सी एंड इफ these are linearly dependent,
अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट है तो किसी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लिख सकते हैं। देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी म्यू वेक्टर सी। लैम्डा और म्यू क्या है? सम स्केलर। ओके, ये कोई स्केलर हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू लैम्डा बी इंटू म्यू, ये कुछ भी हो सकता है। हम बी को भी लैम्डा ए इंटू कैसा भी लिख सकते हैं। तीन वेक्टर है ना, और तीन वेक्टर है और तीनों के बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी है, तो किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर के टर्म में ऐसे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग आगे सॉल्व करके निकालेंगे। इसी तरीके से अगर सपोज करो कि हमारे पास तीन वेक्टर रहता, कि अगर सपोज करो कि हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी, तीन वेक्टर है, वेक्टर मान लो ए बी, सॉरी चार लेते हैं, डी है, कहता है कि ये इन चारों के बीच में एक लीनियर डिपेंडेंसी है, चारों लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे इज इक्वल टू लैम्डा बी म्यू सी प्लस डेल्टा डी, ऐसे लिखा जा सकता है। कहीं कोई स्केलर लैम्डा म्यू और डेल्टा होगा जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीनियरली डिपेंडेंसी में हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो इस चीज को आप शॉर्ट में ऐसे समझिए कि अगर मान लो हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, ओके, और किसी एक वेक्टर को किसी तरीके से दूसरे वेक्टर्स के टर्म में अगर लिखा जा सकता है तो ही लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो वहां पे केवल हम लोग स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं और दो वेक्टर्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वहां पे दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा। अब जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि मान लो मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू आई और b इज इक्वल टू जे और c इज इक्वल टू के। मान लो a b c है, ये तीन वेक्टर है। अब मुझे बताइए इन तीनों वेक्टर के बीच में कोई लीनियर रिलेशन हो सकता है क्या? मतलब कि हम किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में दिखाना चाहते हैं, तो मान लो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख दे, आप a को b या c के टर्म में लिख सकते हैं क्या? ओनली केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, है ना, और किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके। अगर तुम बोलोगे कि हाँ लिख सकते हैं, अगर हमने ऐसे लिख दिया j क्रॉस k इज इक्वल टू आई, तो रिलेशन तो आ ही गया, यानी कि b क्रॉस c इज इक्वल टू, ऐसे हमने a लिख दिया तो एक रिलेशन तो आ रहा है। ये रिलेशन आ रहा है लेकिन देखो ये लीनियर रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। हाँ, अगर दोनों के बीच में ओनली प्लस या माइनस करके लिखा जा सकता था, एक रिलेशन बनाया जा सकता था, तो उसको हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो बस आप यही ध्यान में रखो कि अगर वेक्टर से लीनियरली डिपेंडेंट है तो वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड और कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन, यानी कि अगर एक दो या दो से ज्यादा वेक्टर है देन वन वेक्टर कैन बी रिटन एज रिलेटेड विद अदर वेक्टर्स बाय यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि एक वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर के टर्म में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके या दो वेक्टर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके रिप्रेजेंट कर सके, तो समझो कि उनके बीच में लीनियरली डिपेंडेंसी है। ओके, इसको डेफिनेशन में आपको कैसे पढ़ना होगा जरा देखिए कि अगर सपोज करो कि हमारे पास इसका एक जनरल डेफिनेशन क्या है। जनरल डेफिनेशन है इफ ए बी सी या फिर ऐसे A1 A2 A3 AN आर linearly डिपेंडेंट वेक्टर। अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है देन लैम्डा 1 A1 लैम्डा 2 A2 लैम्डा 3 A3 लैम्डा n AN इज इक्वल टू 0 एंड lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda n is equals to 0 where
lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda and all can not be 0 साइमल्टेनियसली। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर सपोज करो कि ये वेक्टर से इनके बीच में कुछ एक लीनियर रिलेशन है, तो हम लोग इनके बीच में अगर एक लीनियर रिलेशन है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें ये लैम्डा क्या है, सम स्केलर है। ये लैम्डा कोई स्केलर है। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो इन वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें लैम्डा कोई स्केलर है और लैम्डा के बीच में ये रिलेशन होगा, और पूरा का पूरा लैम्डा एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसमें मान लो कि लैम्डा 3 लैम्डा इन सब 0 हो गया, बाकी लैम्डा सब एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसको अगर 3 वेक्टर में लिखेंगे तो यानी कि इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर linearly dependent, then मान लो हम ऐसे लिखते हैं ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी क्या है, इसमें ए बी सी क्या है, स्केलर है ना। और एंड क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी एंड सी कैन नॉट बी 0, all cannot be 0, A B C all cannot be 0 simultaneously। एक साथ 0, सब का सब एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि तीनों का तीनों एक साथ 0 नहीं होगा। तो ये रिलेशन आया। तो अब जरा ध्यान दो, ये जो रिलेशन आया ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू 0, अगर इन तीनों के बीच में लीनियर रिलेशन है तो, और इससे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर के बीच में लीनियर रिलेशन है, तो हम लिख रहे थे ए इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ऐसे लिख रहे थे, है ना। अब बात यहाँ पे आता है कि अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो हम इस चीज को फॉलो करें या इस चीज को फॉलो करें। आप इन दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ये दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम चीज है। सेम चीज कैसे है, जरा इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। अब सपोज करो कि मैंने ऐसे लिखा कि अगर इन तीनों के बीच में लीनियर डिपेंडेंसी है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए ए को कितना लिखा जा सकता है, माइनस बी बी माइनस सी सी। तो ए को कैसा लिखा जा सकता है, माइनस बी बाई बी बी माइनस सी बाई ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही मान लो कि यही लैम्डा है और यही मान लो क्या है, म्यू है। तो देयरफॉर ए कितना लिख सकते हैं, लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ऐसे लिख सकते। सेम चीज ही है, बस ये क्या था कि यहाँ पे 3 वेरिएबल के टर्म में, और जब 3 वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे तो ये भी एक रिलेशन साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 वेरिएबल के टर्म में है बस। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें मैं अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अभी है लीनियर इंडिपेंडेंसी, यानी कि अगर सपोज करो कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में नहीं लिखा जा सकता, यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर प्रोडक्ट विद एनी वेक्टर, यानी किसी नंबर को हम लोग वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और दूसरे वेक्टर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में नहीं लिख सकते, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास आई है और जे है, आप आई को जे के टर्म में लिख सकते हैं क्या, ओनली यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन विद सम स्केलर नंबर, नहीं लिख सकते। तुम जे में कुछ भी एडिशन कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर दो, कोई सा भी नंबर, इन दोनों को तुम नहीं दिखा सकते। आई और जे है, इन दोनों में हम लोग को एक रिलेशन बनाना है, नई रिलेशन बना सकते हैं, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर हो, उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन ना बन सके, तो उसको हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। यानी कि इफ देयर इज नो
linear relation between the given vector, then it is called, then vectors are called, then given vectors can be called क्या, linear independent vector, इसको हम लोग कहेंगे। अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर मान लो कि इसका जनरल मेथड है, मान लो कि हमारे पास वेक्टर है कि इफ वेक्टर a1 a2 a3 an are linearly independent vectors, and it is given lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda 3 a3 lambda n an is equals to 0, where lambda क्या है, स्केलर है कोई। देन अगर सपोज करो कि हमारे पास, हमें पता है कि मान लो कि ये कुछ वेक्टर्स है और ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है और ऐसा कोई रिलेशन आ गया है ना, तो क्या होगा, देन लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा n इज इक्वल टू क्या, 0। ये सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब का सब क्या होगा, 0 ही होना है, इतना बात आप ध्यान में रखिए। अभी जैसे देखिए, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया xi प्लस yj प्लस zk दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, i का कंपोनेंट भी 0, y का कंपोनेंट भी 0 और ये वाला भी कंपोनेंट 0, इसका मतलब x भी 0, y भी 0 एंड z भी 0, यही ना। अगर सपोज करो कि हमने ऐसे कोई वेक्टर लिखा है x i y j z k इक्वल टू 0, यानी कि ये वेक्टर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि सारे कंपोनेंट 0 होना चाहिए, x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, z कंपोनेंट सब 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये सब 0 होना चाहिए। तो इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि हमारे पास वेक्टर a1 है i कैप, वेक्टर a2 है j कैप एंड वेक्टर a3 है k कैप, ठीक। और x y z कोई स्केलर है, x y z कोई स्केलर है, तो देयरफॉर हम लोग इस चीज को इस टर्म में लिख सकते हैं, xa1 ya2 za3 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए a1 a2 a3 कोई वेक्टर है, ये जो वेक्टर है i j k ये लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि हम इन तीनों के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं बना सकते। आप कितना भी कोशिश कर लो इसमें कि मान लो कि आप i को, सपोज करो मैंने बोला i को j और k के टर्म में लिखना है, ओनली यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ज्यादा ज्यादा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है? लिनियरली इंडिपेंडेंट है, किसी को भी एक दूसरे के टर्म में नहीं लिख सकते। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जब लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है और इस तरीके का रिलेशन आया तो सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उसी हिसाब से x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तो ये चीज और ये चीज दोनों बात सेम ही है, तो इसको हम लोग लिनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है तो हम लोग किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके और वेक्टर्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके। लेकिन अगर लिनियर इंडिपेंडेंट है तो हम लोग किसी वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर के टर्म में नहीं लिख सकते एडिशन सब्ट्रैक्शन करके और किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। ये बात आपको ध्यान में रखना है और इस चीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम लोग कैसे मान लेंगे, कैसे पता चलेगा कि वेक्टर्स के बीच में लीनियर डिपेंडेंसी है कि लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है।
तो 2-4 पॉइंट है, आपको वो 2-4 पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स है, यानी कि एक ही लाइन में है, तो कोलिनियर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, तो दो कोलिनियर वेक्टर के बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया a इक्वल टू 2i और b इक्वल टू क्या लिख दिया 4i। जरा देखिए ये भी x डायरेक्शन में ही है वेक्टर a और ये भी क्या है x में ही है ना। तो हम लोग यहाँ से वेक्टर b को 2a लिख सकते हैं ना, यानी एक लिनियर रिलेशन बन गया। तो कोलिनियर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो इसमें एक पॉइंट याद रखने का कि जो कोलिनियर वेक्टर्स है आर क्या, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात है कि अगर हमारे पास चाहे कोलिनियर वेक्टर 3 कोलिनियर वेक्टर्स हो तो तीनों लिनियरली डिपेंडेंट होगा, 4 है तो भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने आपको वेक्टर ए दे दिया 2i है ना, वेक्टर बी दे दिया सपोज करो कि 3i एंड वेक्टर सी दे दिया सपोज करो कि 8i। तो देखिए इनमें एक लिनियर रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे लिनियर रिलेशन निकाल सकते हैं आप देख लो जरा। यहां से हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 3 जा, यानी कि वेक्टर सी इज इक्वल टू 2b प्लस a, एक लिनियर रिलेशन बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में लिनियरली डिपेंडेंसी है। तो कितने भी कोलिनियर वेक्टर्स रहे उनके बीच में क्या रहेगा, एक लीनियर डिपेंडेंसी रहेगा। दूसरा बात, 2 कोप्लेनर वेक्टर, 2 कोप्लेनर वेक्टर, अगर दो हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर है लेकिन लिनियर नहीं है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में। अब जैसे देखिए ये एक प्लेन है, हमने एक वेक्टर इधर ले लिया, एक वेक्टर इधर ले लिया, ये दोनों एक कोप्लेनर वेक्टर है, दोनों सेम प्लेन में है, लेकिन दोनों क्या है, कोलिनियर नहीं है और ना ही क्या है, दोनों पैरेलल है, यानी कि कोलिनियर एंड पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर आर क्या, लिनियरली। कोलिनियर है अगर पैरेलल भी है तो भी चलेगा, उनके बीच में हम लोग एक लिनियर रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 2 कोप्लेनर वेक्टर है, 2 कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, 2 कोप्लेनर वेक्टर बट नॉट कोलिनियर एंड नॉट कोप्लेनर, नॉट पैरेलल, then these vectors are linearly independent, linearly independent। अगर हमारे पास दो वेक्टर है एक ही प्लेन में है, दो वेक्टर तो खैर एक प्लेन में आ ही जाएगा, दो वेक्टर जो है वो तो कैसे भी करो आप एक प्लेन में लेकर के आ सकते। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर है एक प्लेन में है, ना ही पैरेलल है और ना ही कोलिनियर है, तो वो हमेशा दोनों क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में एक लिनियर रिलेशन नहीं बना सकते। जैसे कहने का मतलब कि सपोज करो कि मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, सपोज करो a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड मान लो b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। अभी जरा देखिए दोनों एक ही प्लेन में है, एक्स स्क्वायर प्लेन में ही है दोनों का दोनों, है ना। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में हम b को a के टर्म में लिख सकते हैं क्या, या a को b के टर्म में लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिख सकते। कैसे, अब जैसे कि सपोज करो हम मान लो लिखने का कोशिश भी करते हैं, मान लो लिखते हैं कि लेट a इज इक्वल टू कितना, लैम्डा b, लैम्डा कोई स्केलर होगा अदर देन 0। तो इधर से कितना लिख रहे हैं हम लोग कि सपोज करो कि ऐसे हमने लिखा, तो यानी कि 2i प्लस 3j इज इक्वल टू लैम्डा 3i प्लस 4j, यानी कि 2i प्लस 3j इज इक्वल टू
3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे, यानी कि 2i प्लस 3j इज इक्वल टू, ये रिलेशन आए तो i का i के साथ इक्वेट कराओ, तो 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा एंड 3 इज इक्वल टू कितना 4 लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 और लैम्डा इज इक्वल टू 3/4। तो देखो अब एक ही टाइम पे दो अलग अलग लैम्डा कैसे आ सकता है लीनियर है, यानी कि इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि दोनों के, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्केलर नहीं है जो दोनों के बीच में कोई रिलेशन बना सके। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मैं वही कह रहा था कि दो कोप्लानर वेक्टर है लेकिन कोलिनियर नहीं है और ना ही पैरेलल है, तो दोनों क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि सपोज करो कि हम इसको ऐसा लिखते हैं, मान लो कि लिख देते हैं लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी दिस इज इक्वल टू 0। ये भी तो एक डेफिनेशन पढ़ा था ना कि अगर ए और बी लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ 0 हो गया तो क्या है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो करके देखते हैं, तो लैम्डा 1 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा 2 3i प्लस 4j दिस इज इक्वल टू 0। कितना आता है ये, 2 लैम्डा 1 प्लस कितना 3 लैम्डा 2 i प्लस 3 लैम्डा 1j 3 लैम्डा 1 प्लस कितना 4 लैम्डा 2j इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर कितना आएगा, ये 0 है तो i वाला x कॉम्पोनेंट भी 0 और y कॉम्पोनेंट भी 0। कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ से, 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 0। अब जरा इसको सॉल्व करवा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा 1 भी 0 आएगा और लैम्डा 2 भी 0 आएगा, और कोई दूसरा रिलेशन हो ही नहीं सकता, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो इसका मतलब ये दोनों 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो वही है कि दो कोप्लानर वेक्टर है तो हमेशा क्या रहेगा, अगर कोलिनियर नहीं है और पैरेलल नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा, वो लिनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट है इसमें कि 3 कोप्लानर वेक्टर है ना, 3 कोप्लानर वेक्टर आर लिनियरली डिपेंडेंट। 3 कोप्लानर वेक्टर हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि सपोज करो एक प्लेन है, इस प्लेन में हमने कुछ ऐसे लिख दिया, 3 वेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो ये इनके बीच में हम एक लिनियर रिलेशन बना सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कहता है कि 3 कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। हमेशा याद रखिएगा कि अगर ऐसा बोल दिया गया कि मान लो कि ए बी और सी कोप्लानर है ना, 3 वेक्टर है, ये कोप्लानर है, तो चाहे कोप्लानर है, चाहे पैरेलल रहे या फिर पैरेलल ना रहे या फिर कोलिनियर रहे या कोलिनियर ना रहे, तो भी इन तीनों के बीच में क्या है, एक लिनियर डिपेंडेंसी आएगा ही आएगा। तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये कोप्लानर है तीनों वेक्टर, तो हम लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं एज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, लैम्डा और लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी इज इक्वल टू 0, जिसमें लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली, सब का सब साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए। कब, अगर कोप्लानर है तो। चौथा है 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर है तो हमेशा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेगा। यानी कि 3 नॉन कोप्लानर मतलब कि एक ही प्लेन में नहीं है। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है ना, तो इन तीनों के बीच में कभी भी ऐसा लिनियरली डिपेंडेंसी नहीं आ सकता, ये लिनियर इंडिपेंडेंट होगा। देन आफ्टर अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स है, देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि 3 कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, 3 या 3 से ज्यादा भी है तो भी चलेगा। अगर 4 है
चारों कोप्लानर है, 3 कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली, और 4 है एक ही प्लेन में है तो भी वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा, 5 है तो भी, यानी कम से कम 3 होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा है केवल कि 3 कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, 4 भी कोप्लानर है तो भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा, 5 है तो भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, एंड इसमें क्या है, 4 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, यानी कि अगर हमारे पास 4 नॉन कोप्लानर वेक्टर है, 4 नॉन कोप्लानर वेक्टर है तो भी वो लिनियरली डिपेंडेंट बनाया जा सकता है, वो लिनियरली डिपेंडेंट होता है। इसके मान लीजिए एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो इन चारों के बीच में एक लिनियर रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो 4 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर क्या, लिनियरली डिपेंडेंट, ये भी एक लिनियरली डिपेंडेंट ही होता है अगर चारों का चारों वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को, तो आप लोग ये सारा थ्योरी देख लो और इसका नोट्स बना लो।